नमस्कार, मैं हूं बॉबी और स्वागत है आपका एशियन स्काई न्यूज में। दिल्ली के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। चुनाव के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद सत्ता में बैठने जा रही है, तो वहीं पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ कि आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहेगी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के प्रदर्शन पर आज बात करेंगे और कुछ सवाल हमारे हैं। क्या सच में राहुल की मंडली ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी? जिस अजय माकन पर आरोप लगते रहे कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं, क्या वो सच साबित हुए? क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो काफी निराशाजनक रहा और लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस 0 सीट पर अड़ी रही। ये एक चुनाव, दो चुनाव, ये तीसरा चुनाव, लगातार तीसरी हैट्रिक, वो भी 0 सीटों की। कांग्रेस पार्टी अगर अब नहीं सोचेगी तो कब सोचेगी? आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और आपको कुछ आंकड़े बताएंगे। तो 70 में से 67 सीटों पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। इसमें बड़े नाम भी शामिल हैं। इसमें वो नाम भी शामिल हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में थे। संदीप दीक्षित की बात करें तो नई दिल्ली में वो तीसरे स्थान पर रहे, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव खुद तीसरे स्थान पर रहे, करारी हार हुई इनकी। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस कांग्रेस आला कमान ने ना तो तैयारी की, ना ही उनका संगठन इतना मजबूत रहा और ना ही और कोई वजह रही, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी अकेले चुनावी मैदान में चली गई। 2025 के चुनाव के बाद कांग्रेस के अब एक नेता सामने आए, उन्होंने कहा कि 2030 में सरकार बनाएगी। अरे भैया, जब आपने 2015 में कुछ हासिल नहीं किया, 20 में हासिल नहीं किया, 25 में हासिल नहीं किया, 0 सीटों पर रहे, अब आप कह रहे हो कि 2030 में सरकार बनाएंगे। इन सारी चीज़ों को, इन सारे आंकड़ों को अगर हम देखें तो यही लगता है कि कांग्रेस दिल्ली के चुनाव को लेकर के या राष्ट्र में कहीं भी चुनाव हो उस पर एक्टिव ही नहीं है। कुछ तथ्य हमारे पास आए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि 70 में से 67 सीटों पर कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। कांग्रेस के जो सिर्फ 3 उम्मीदवार थे वही अपनी जमानत को बचाने में कामयाब रहे, जिनमें कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त हैं जो दूसरे स्थान पर रहने वाले हैं। वहीं और कई जो नेता हैं इस लिस्ट में, नागलोई जाट से रोहित चौधरी और बादली से देवेंद्र यादव शामिल। कांग्रेस के वोट शेयर में मामूली सुधार हुआ और इस सुधार ने आम आदमी पार्टी के पूरे चुनाव का खेल ही बिगाड़ दिया। अनुसूचित जाति और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। कांग्रेस ने आपकी जो बढ़ती हुई सीटें हैं उसको कम कर दी और इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। चुनाव में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में 10% की गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 43.19% वोट मिले। ये 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो वोट शेयर मिले थे वो 53.6% वोट था, तो इसमें 10% की गिरावट इस बार देखने को मिली। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो विधानसभा में कांग्रेस के वोट शेयर में 2.1% का जो है सुधार है, लेकिन एक भी सीट, ये वोट शेयर में सुधार भी कोई सीट नहीं दिला पाया। कुछ सवाल हमारे हैं वो हम करना चाहते हैं आज और आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की दुर्गति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी की मंडली या टीम राहुल? प्रदेश में संगठन को मजबूत किए बिना पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम क्यों लिया? सीट तो छोड़िए, पार्टी 7% से भी कम वोट लेकर के आई और पिछले चुनाव की तुलना में उसका 2.5% भी वोट नहीं बढ़ा। वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव से भी खराब रहा। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच समझौता हुआ था, दोनों के बीच गठबंधन था। कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उससे 19% वोट मिले थे। अकेले चुनाव लड़ने को लेकर के कांग्रेस में गहरे मतभेद थे। कहा जाता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसके पक्ष में नहीं थे। लेकिन दिल्ली के एक नेता हैं जो राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, नाम आपको पता है, अजय माकन। अजय माकन ने राहुल गांधी को कन्विंस किया कि इस बार अकेले चुनाव लड़ते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने का ये मौका है। और राहुल गांधी कन्विंस हो भी गए और प्रदेश टीम को ये कह दिया कि इस बार हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद कांग्रेस के ऊपर और अजय माकन के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी से मिले होने का आरोप लगाया। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, खुद चुनाव के वक्त जो तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी थी और
राज्यसभा के सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दोनों सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जो अजय माकन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी साठगांठ है और दोनों इस बार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अजय माकन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि कई पार्टी के बड़े पदों पर अजय माकन अब भी हैं। कई जगहों पर, कई राज्यों में, अगर हम बात करें गुजरात की, बात करें राजस्थान की, बात करें पंजाब की, तो वहाँ पर अजय माकन को प्रभारी भी बनाया गया था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा कि जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ तो सरकार भी गिर गई। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने ना तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया, ना ही और कोई बात। अजय माकन फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं और पार्टी के बड़े नेता। इस बड़े नेता का ये मतलब होता है कि जो भी चीजें चल रही हो, जो चीजें फैक्ट हो, जो कांग्रेस के पक्ष में ना हो, उन सारी चीजों को पार्टी आलाकमान से अवगत कराया जाए। लेकिन अजय माकन लगातार पार्टी हाईकमान को गुमराह करते रहे। और अगर हम बड़ी बात बताएं कि इस चुनाव में कांग्रेस की हालत ये थी कि कांग्रेस के संगठन की हालत ये थी कि उसका मतदाता सूची को लेकर के कोई होमवर्क पहले से नहीं था। ना उसे ये पता था कि किस क्षेत्र में कितने मतदाता बढ़ गए हैं, किन मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं। पार्टी इससे भी अनभिज्ञ थी कि मतदाता पर्ची में नाम और पता भी सही नहीं है। मतदान वाले दिन मतदान केंद्र पर बैठने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं मिले। कई मतदान केंद्रों पर बाहर बिठाने के लिए दिहाड़ी से मजदूर बुलाए गए, फिर भी बड़ी तादाद में मतदान केंद्र के बाहर टेबल खाली रह गई। दिल्ली में कई उम्मीदवारों ने 5000 से भी कम वोट लिए। पिछले चुनाव में कांग्रेस का वोट 4.26 था। अब इस बार पूरा जोर लगाने के बाद भी यह सिर्फ 6.34% रह गया है। ये आंकड़े चुनाव आयोग के मुताबिक। कुछ अगर हम वीवीआईपी सीट की बात कर लें जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे थे, उसमें कस्तूरबा नगर और बादली सीट को यदि छोड़ दें तो अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस उम्मीदवार मुकाबले में थे ही नहीं, आउट ऑफ कंपटीशन थे। मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ही बीच था। यानी कांग्रेस के अधिकांश उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे जो रिजल्ट आया। महरौली और ओखला की महिला उम्मीदवार चौथे स्थान पर चली गई। महरौली में निर्दलीय उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा, जिसे कांग्रेस से भी अधिक वोट मिले। हारून यूसुफ जो बल्ली मारन से चुनाव लड़े, संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरे, अलका लांबा जो पार्टी की बड़ी नेता है, महिला विंग की अध्यक्ष है, राजेश लिलोटिया की अगर हम बात करें तो राजेश लिलोटिया, फरहाद सूरी, ये सब तो बड़े राष्ट्रीय नेता हैं। इनके ऊपर तो जिम्मेदारी है। अल्पसंख्यक कांग्रेस की राष्ट्रीय चेयरमैन है, लेकिन वो भी अल्पसंख्यकों का वोट अपनी तरफ नहीं खींच पाए। तो कांग्रेस कब कार्रवाई करेगी नेताओं के ऊपर जो चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन चुनाव के हार के बाद भी अपनी कोई नैतिकता नहीं दिखाते, ना पार्टी छोड़ते हैं, ना किसी तरह की बात होती है। कांग्रेस आला कमान भी इसको लेकर के बिल्कुल सहज रहता है। वहीं बात करें अगर हम मुदित अग्रवाल की, तो चांदनी चौक में इनके पिता जेपी अग्रवाल कई दफे सांसद रहे, वो कई दफे विधायक रहे, लेकिन मुदित अग्रवाल भी यहाँ पर कोई बड़ा काम नहीं कर पाए। और अरीवा खान जो ओखला सीट से जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, इनको लोग बाहरी उम्मीदवार कह रहे थे उस वक्त। कांग्रेस के अंदर से ये आवाज उठी थी, लेकिन कांग्रेस के दिल्ली आलाकमान और राष्ट्रीय आलाकमान ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन इनका भी परिणाम काफी निराशाजनक रहा। मोती नगर एक विधानसभा क्षेत्र है। मोती नगर में कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया जिनकी कोई क्षेत्र में लोकप्रियता ही नहीं थी, वो चुनाव प्रचार के लिए ही नहीं निकले। तो अब सवाल ये भी उठता है, क्या जानबूझकर पार्टी ने ऐसे डमी उम्मीदवार को मैदान में उतारा कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके? क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय आलाकमान को कांग्रेस के प्रदेश नेताओं ने गुमराह किया? क्योंकि इससे पहले जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे, जिसमें अगर आपको याद हो, आपने अजय माकन को देखा होगा, देवेंद्र यादव को देखा होगा, तमाम बड़े चेहरे ये हुंकार भर रहे थे कि इस बार कांग्रेस की मजबूत वापसी हो जाएगी। लेकिन सारे के सारे वादे हवा हवाई निकले। क्या प्रदेश नेतृत्व को ये पता नहीं था कि इस बार भी कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होने वाला है? क्या अजय माकन को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि पार्टी के पास मतदाता सूची भी अपडेट नहीं है,